कैफ 8 आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। लेक्चर 54 है जी हमारा। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नया चैप्टर 10 जो रिलेट करता है हमारे सब्सटेंटिव प्रोसीजर से। सब्सटेंटिव प्रोसीजर प्रोबेबली हमारे सिलेबस में सबसे ज़्यादा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अहम चैप्टर है और अक्सर ये कुछ दूसरे चैप्टर्स के साथ मर्ज होके क्वेश्चन पूछता है। जैसे एक टिपिकल क्वेश्चन होता है जिसमें आई कैप कोई सिचुएशन हमें दे सकता है और हमें ये भी पूछ सकता है कि बताइए इस सिचुएशन में प्रोसीजर क्या परफॉर्म करेंगे आप, और फिर ये भी पूछ सकता है कि इम्पैक्ट ऑन रिपोर्ट क्या होगा। यानी चैप्टर 10 और चैप्टर 4 का कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन भी पूछ सकता है। तो आज हम इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। आज आपको प्रोसीजर्स नहीं सिखाए जाएंगे बल्कि प्रोसीजर्स को परफॉर्म कैसे करना है वो अप्रोच सिखाई जाएगी, जिससे आपको अंदाजा होगा कि प्रैक्टिस में, याद रखिए प्रैक्टिस में हम इसी अप्रोच को फॉलो करते हैं और आई कैप एग्जाम में जो क्वेश्चन सेट करेगा वो भी इसी अप्रोच के मुताबिक सेट करेगा। बहरहाल उसके भी थोड़ी देर में डिस्कशन करते हैं। पहले प्रीवियस लेक्चर में से कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो पूछ लीजिए। कल के लेक्चर में हमने चैप्टर 9 कंप्लीट कर लिया था। कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिए। शाबाश। कोई क्वेश्चन नहीं है। परफॉर्मेंस मटेरियलिटी का कंसेप्ट समझ आ गया? डेफिनेशन याद कर ली कि नहीं आपने? डेफिनेशन में कितने पैराग्राफ थे? 2 पैराग्राफ। शाबाश। दूसरा पैराग्राफ भूलना नहीं है, वो हमने समझा नहीं था लेकिन याद करने को मैंने आपसे कहा था कि आपने याद करना है। हाँ, जो पहला पैराग्राफ था उसमें हमने उसको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया था। कोई क्वेश्चन नहीं? तो चलते हैं अब फिर हम असाइनमेंट की तरफ। असाइनमेंट में 6 तक कर लिया था हमने। 7, 8, 9, 10 4 क्वेश्चंस हैं जिनको हम अभी स्टडी करने जा रहे हैं। क्वेश्चन 7 कह रहा है डिस्कस द ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट बोथ क्वांटिटेटिव एज वेल एज क्वालिटेटिव मिस स्टेटमेंट्स नीड टू बी कंसीडर्ड। क्या इस स्टेटमेंट से आप एग्री करते हैं? क्या हमें क्वांटिटेटिवली भी मिस स्टेटमेंट्स को कंसीडर करना चाहिए और क्वालिटेटिवली भी? गिव 4 एग्जांपल्स ऑफ क्वालिटेटिव मिस स्टेटमेंट्स। क्वालिटेटिव मिस स्टेटमेंट्स की 4 एग्जांपल्स दीजिए। क्या एग्जांपल्स होगी हमारी? फ्रॉड, नॉन कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशन। बट ठीक है, ठीक, क्लियर, पहुंच गए। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 है जी हमारा। क्वेश्चन 8 में क्या पूछ रहा है? ऑडिट असेसमेंट ऑफ मटेरियलिटी एंड ऑडिट रिस्क मे बी डिफरेंट एट द टाइम ऑफ इनिशियली प्लानिंग द एंगेजमेंट फ्रॉम एट द टाइम ऑफ इवेल्युएटिंग द रिजल्ट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर। कह रहा है जब आपने इनिशियली प्लान किया तब हो सकता है मटेरियलिटी और रिस्क डिफरेंट हो, और जब बाद में आपने प्रोसीजर परफॉर्म कर लिए उसके बाद हो सकता है आपकी असेसमेंट डिफरेंट हो। क्या ऐसा पॉसिबल है? बिल्कुल। अच्छा, मटेरियलिटी के साथ उसने रिस्क भी ऐड कर दिया है, लेकिन आपको पता है दोनों इंटर रिलेटेड है। एक चीज रिवाइज होगी तो दूसरी भी रिवाइज होगी। कह रहा है ब्रीफली डिस्क्राइब द रीजंस व्हिच मे लीड टू सच ए चेंज इन ऑडिटर्स असेसमेंट। रीजन बताइए जिनकी वजह से ऑडिटर की असेसमेंट चेंज हो सकती है। कौन सी असेसमेंट? मटेरियलिटी और रिस्क की। तो क्या रीजन बताएंगे? Revision in understanding, change in actual financial statement different from draft financial statement, circumstances। बिल्कुल ठीक, शाबाश, पहुंच गए सही जगह पे। क्वेश्चन 9 डिस्कस द टर्म परफॉर्मेंस मटेरियलिटी एंड द पर्पस फॉर विच इट इज यूज्ड। अच्छा, पर्पस डेफिनेशन के अंदर ही मौजूद है। जब देखते हैं टू के बाद किस लिए पर्पस क्या होता है? टू रिड्यूस द रिस्क दैट aggregate of uncorrected and undetected misstatement exceeds materiality level for financial statement as whole। ठीक है। अच्छा, इसका ये मकसद तो नहीं है that aggregate of uncorrected and undetected misstatement exceeds materiality। ये नहीं, सेंटेंस ये बन रहा है लेकिन मतलब इसको रिस्क को कम करना है, इसको खत्म करना है। टू रिड्यूस द रिस्क ये साथ लाजमी ऐड करना है वरना कंसेप्ट आपका अपोजिट हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं प्रोबेबली जो इस चैप्टर में सबसे अहम क्वेश्चन है, खासतौर पे हमारे नेक्स्ट चैप्टर्स को सामने रखते हुए उसकी तरफ, जो कि है क्वेश्चन 10 5 स्टार फूड्स इंटरनेट। स्टार्ट करें जी। अब डिफरेंट 3-4 छोटे-छोटे क्वेश्चंस हैं। पहले क्वेश्चंस को पढ़ लेते हैं। कह रहा है इन व्यू ऑफ दीज डेवलपमेंट्स यू हैव टू प्रिपेयर ए ब्रीफ रिपोर्ट फॉर द मैनेजमेंट विच शुड इंक्लूड द फॉलोइंग। ब्रीफ रिपोर्ट आपने बनानी है मैनेजमेंट के लिए। पहला, व्हाट इज मटेरियलिटी। क्या लिखना है इसमें? मटेरियलिटी की डेफिनेशन, जिसमें खास तौर पे जो अल्फाज आपने इस्तेमाल करने हैं वो है इंडिविजुअली, एग्रीगेट,
साइज और नेचर, शाबाश। नेक्स्ट, व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट फॉर एन ऑडिटर अंडर ISA? ये ऑडिट के लिए क्यों अहम है? क्या पूछ रहा है? यूजेस। ये इसलिए अहम है कि हम इसे प्लानिंग स्टेज पे भी यूज करते हैं, परफॉर्मेंस स्टेज पे भी यूज करते हैं, रिपोर्टिंग स्टेज पे यूज करते हैं। एक एक यूज लिख दीजिएगा, सारे ना लिख सकते हो तो कम से कम एक एक। प्लानिंग स्टेज में क्या इस्तेमाल है मटीरियलिटी का? रिस्क असेस करने के लिए, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। परफॉर्मेंस स्टेज में क्या यूज है? फर्दर ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करने के लिए। फर्दर ऑडिट प्रोसीजर हम किनको कहते हैं? टेस्ट ऑफ कंट्रोल और सब्सटेंटिव प्रोसीजर को। और रिपोर्टिंग स्टेज पे पर्पस क्या है? इवैल्यूएट करना कि मिस स्टेटमेंट्स का एग्रीगेट मटेरियलिटी लेवल से एक्सीड तो नहीं, और इन्फॉर्मिंग ओवरऑल कंक्लूजन। करेक्ट। पार्ट ए नहीं मट गया, पार्ट ए का केस स्टडी से ताल्लुक ही कोई नहीं था। पार्ट बी में कह रहे हैं व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन मटेरियलिटी एंड ऑडिट रिस्क एंड हाउ डज इट इंपैक्ट ऑन ऑडिट। तो क्या रिस्क है मटेरियलिटी और रिस्क का? यानी इसके चार मतलब है। पहला मतलब, रिस्क बढ़ेगा मटेरियलिटी कम। दूसरा, रिस्क कम होगा मटेरियलिटी ज्यादा। फिर मटेरियलिटी बढ़ेगी, रिस्क कम, और मटेरियलिटी कम तो रिस्क ज्यादा। यानी ये वाइस वर्सा कंसेप्ट अप्लाई होता है। फिर कह रहे हैं हाउ डज इट इंपैक्ट ऑन ऑडिट। तो रिलेशनशिप बता दिया ना, हाउ डज इट इम्पैक्ट, ऑडिट को कैसे इंपैक्ट करता है। अब स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। पहले क्या करें मटेरियलिटी को रिवाइज। चलें, अगर मटेरियलिटी इंक्रीज हो जाए, रिस्क कम तो प्रोसीजर कम। एक चीज भूल गया, एक चीज भूल गए। फिर से, अगर मटेरियलिटी ज्यादा, रिस्क कम तो प्रोसीजर भी कम। एक चीज भूल गए, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर ने। परफॉर्मेंस मटेरियलिटी, उस पर भी तो इंपैक्ट बताना है। तो जब मटेरियलिटी लेवल इंक्रीज हो गया तो परफॉर्मेंस मटेरियलिटी भी इंक्रीज। ठीक है, बड़े भाई की उम्र बढ़ेगी तो छोटे की भी तो बढ़ेगी। तो ओवरऑल मटेरियलिटी इंक्रीज, परफॉर्मेंस मटेरियलिटी इंक्रीज, रिस्क डिक्रीज, प्रोसीजर भी डिक्रीज। और अगर कहते हैं मटेरियलिटी डिक्रीज हो गई तो रिस्क बढ़ जाएगा, परफॉर्मेंस मटेरियलिटी इंक्रीज कम हो जाएगी। शाबाश। रिस्क इंक्रीज और प्रोसीजर भी। अच्छा, एग्जाम में याद रखिएगा, अगर वो स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछे, हम आंसर भी स्पेसिफिक देते हैं। अगर क्वेश्चन स्पेसिफिक हो तो हम आंसर भी स्पेसिफिक देते हैं। जैसे अगर वो आपसे ये कहे ना कि बताइए मटेरियलिटी चेंज होने से रिस्क पे क्या इफेक्ट होगा, ये जनरल पूछा। अगर मटेरियलिटी चेंज हुई, रिस्क भी चेंज होगा। लेकिन अगर पूछे अगर मटेरियलिटी इंक्रीज हो गई, रिस्क पे क्या इफेक्ट होगा, अब आपने ये नहीं बताना मटेरियलिटी इंक्रीज होगी रिस्क भी चेंज हो जाएगा। ये स्पेसिफिक नहीं है। जब उसने स्पेसिफिक इंक्रीज डिक्रीज की बात की, हमने भी फिर आंसर में इंक्रीज डिक्रीज की बात करनी है। अगर मटेरियलिटी इंक्रीज हो गई तो रिस्क, आपने रिस्क चेंज का वर्ड यूज नहीं करना। चेंज पूरा कंसेप्ट नहीं बता रहा क्लियर, डिक्रीज इंक्रीज का वर्ड यूज करना। यहां पे चूंकि उसने नहीं बताया था कि इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है, हमने कोई एक एग्जांपल लेके मटेरियलिटी इंक्रीज की, उसको इंपैक्ट बता दिया। मटेरियलिटी डिक्रीज की भी एग्जांपल लेके बता सकते हैं। बी पार्ट बी केस स्टडी बेस्ड नहीं था। एग्री करते हैं जी? ये दोनों क्वेश्चन रिप्रोडक्शन के। चलिए इसे बने रिवीजन हो गई। फिर क्या कह रहा है? डू यू कंसीडर द एडवर्टाइजमेंट एंड पब्लिसिटी एक्सपेंस इनकर्ड ऑन लॉन्चिंग द न्यू प्रोडक्ट रेंज इज मटेरियल? एक्सप्लेन विद रीजन। क्या आपके ख्याल में ये मटेरियल है? रीजंस बताने हैं। रीजंस क्या होगी बेसिकली? इसकी कैलकुलेशन, जिसके जरिए से हम साबित करेंगे अगर तो इसकी एडवर्टाइजमेंट एंड पब्लिसिटी की कॉस्ट हमारे मटेरियलिटी लेवल से ज्यादा तो मटेरियल, और अगर उससे कम है तो इमटेरियल। इसका ताल्लुक केस स्टडी से है, क्योंकि केस स्टडी में हमने दो चीजें ढूंढनी है इसका जवाब देने के लिए। एक, एडवर्टाइजमेंट का एक्सपेंस कितना है, मतलब प्रॉफिट कितना है। फिर क्या है? डी, द की ऑडिट रिस्क एरियाज फॉर द ईयर एंडिंग जून 30, 2010 विद ब्रीफ रीजन। ये वो डी सबसे अहम पार्ट है जिसके लिए खास तौर पे मैंने आपसे कहा था कि आपने इसको अटेम्प्ट करना है, ये इंपॉर्टेंट है। ये हमारे फ्यूचर के टॉपिक से रिलेट करता है। यानी आपके सामने उसने बहुत सी इंफॉर्मेशन दे दी और आपसे क्या पूछ रहा है कि मुझे बताओ इसमें किन एरिया, इस इंफॉर्मेशन की वजह से किन एरियाज ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिस्क है। ठीक है, यानी हमें जब वो कहते हैं कोई इंफॉर्मेशन देके कि ऑडिट रिस्क बताओ, तो इसका मतलब क्या होता है? हमने क्या बताना है कि ऑडिट रिस्क क्या होते हैं। कि ऑडिट रिस्क का मतलब है कि जो उसने आपको फाइनेंशियल जो इंफॉर्मेशन दी है, उस इंफॉर्मेशन को पढ़ के अंदाजा लगाएं, जज करें कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के किस एरिया में मिस स्टेटमेंट हो सकती है, उसको आइडेंटिफाई करना हमने। ठीक है, इस एरिया में भी मिस स्टेटमेंट हो, हम कहेंगे भाई इसमें मिस स्टेटमेंट हो सकती है।
जैसे एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं, अगर किसी केस स्टडी में वो आपको ये बता दे कि इस साल हैवी रिपेयर एक्सपेंस इनकर किया गया है, इस साल हैवी, तो बताइए फाइनेंशियल स्टेटमेंट का कौन सा एरिया। अच्छा देखिए, छोटे छोटे एरिया नहीं, आपने कोशिश करनी है एक ही बताएं, एक इंफॉर्मेशन की वजह, लेकिन बड़ा एरिया बताएं। एरिया, इनकम स्टेटमेंट तो स्टेटमेंट है ना, इसके एक्सपेंस कौन सा एक्सपेंस, ऑपरेटिंग एक्सपेंस भी एरिया है। एरिया ये तो ग्रुप ऑफ है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में तो 10 तरह के एसेट्स आ रहे होंगे। थोड़ी सी आवाज बढ़ा दे। रिपेयर एंड मेंटेनेंस, अच्छा क्या रिस्क है रिपेयर एंड मेंटेनेंस में? हाँ, गलत कैपिटलाइजेशन हो गई होगी। ठीक है, कुछ हो सकता है एक्सपेंस आपने कैपिटलाइज कर दिया हो, हालांकि वो कैपिटलाइजेशन का क्राइटेरिया मीट नहीं करता। अच्छा इसमें मुझे बताइए, इस एग्जांपल में ये आपने बताया रिपेयर एक्सपेंस, ये भी ठीक है, लेकिन चूंकि डबल एंट्री काउंटिंग सिस्टम है ना, तो हर एरिया दूसरे से इंटर रिलेटेड जरूर होता है। तो इसको मैं यूं भी कह सकता हूं रिपेयर एक्सपेंस की हेडिंग रिस्क है रिपेयर एक्सपेंस में, ये भी, और ये भी कह सकता हूं कि इसमें फिक्स कॉस्ट फिक्स एसेट्स कैपिटलाइजेशन का रिस्क भी है, क्योंकि वो उधर दूसरा इंपैक्ट उधर ही आ रहा, दोनों बातें ठीक होंगी, ये ज़हन में रखिएगा। ठीक है, अच्छा बाज़ औक़ात रिस्क क्लियरली आइडेंटिफाई हो जाता है, बाज़ औक़ात सोचना पड़ता है। जैसे अगर मैं आपसे कहूं पिछले साल की निस्बत इस साल डेटर्स ज्यादा हैं, सिग्निफिकेंटली ज्यादा हैं, तो ये रिस्क से, इस इंफॉर्मेशन से क्या आप कोई रिस्क आइडेंटिफाई कर सकते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट का कौन सा एरिया मिस स्टेटेड होने का? प्रोविजन फॉर बैड डेट, शाबाश, बेहतरीन, क्योंकि अगर डेटर्स बढ़ रहे हैं इसका मतलब उनसे कलेक्शन नहीं हो रही, ये है रिस्क, आपने आइडेंटिफाई किया। अच्छा अगर मैं आपसे कहूं पिछले साल की निस्बत इस साल इन्वेंट्री इंक्रीज हो रही है, ऑब्सोलेट इन्वेंट्री का रिस्क है, उसे एनआरबी में राइट, बेहतरीन बेहतरीन, रिस्क असेसमेंट का मतलब बेस बनी हुई है। अच्छा वो याद आ गया, वो लिस्ट दी थी आपको चैप्टर 2 में। अच्छा अगर पिछले साल की निस्बत इस साल क्रेडिटर्स कम हो, उसमें रिस्क है, क्रेडिटर्स कम है, स्टूडेंट कहने लगा सर ये तो अच्छी बात है, ये रिस्क थोड़ा ही है। गिलास आधा भरा आधा खाली, हमने क्या सोचना है हमेशा? आधा खाली। हाँ जी, क्या हम ये सोचें अगर पिछले साल की निस्बत क्रेडिटर्स कम है? दो थॉट्स आपके पास ऑप्शन है, एक ये पेमेंट कर दी उन्होंने, दूसरा रिकॉर्ड नहीं किया। हमने किस तरफ सोचना है? क्योंकि मिस स्टेटमेंट इस सोच के साथ मिलेगी अगर हुई तो, इस सोच के साथ, ये है प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। अगर आपने इस सोच के साथ गए कि पेमेंट कर दी होगी, फिर तो आप मिस स्टेटमेंट को डिटेक्ट नहीं कर सकते। फिर चलिए, अब मैं सिर्फ ये देखना चाह रहा था क्या रिस्क असेसमेंट का कंसेप्ट आपको पता। अच्छा एक मुश्किल क्वेश्चन भी लास्ट में पूछ लूं, पिछले साल की निस्बत इस साल सेल्स कम है, इसमें अक्सर स्टूडेंट रिस्क असेसमेंट गलत कर देते हैं। वो कहते हैं सर सेल्स कम रिकॉर्ड की है, ये रिस्क है, अंडरस्टैंड। हालांकि हो सकता है, मैं ये नहीं कहता नहीं हो सकता, हो सकता है, लेकिन ये छोटा मसला है, इससे बड़ा मसला इन्वेंट्री ऑब्सोलीट हो गई है। हाँ जी, और अगर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो जो फिक्स एसेट्स इस इन्वेंट्री को बना रहे थे वो भी इम्पेयर्ड हो गए। शाबाश, ठीक है जी। अब चलते हैं, हम ज़हन में रखिएगा हमने इसमें से की ऑडिट रिस्क एरियाज आइडेंटिफाई करने हैं, और वो जरूरी नहीं सिर्फ एक ही हो, ये जो एडवर्टीजमेंट वाला उसने बताया, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। स्टार्ट करें जी। करें 5 स्टार फूड्स इंटरनेशनल लिमिटेड इज ए प्रोड्यूसर मैन्युफैक्चरर ऑफ वाइड रेंज ऑफ फूड प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग डेली यूज आइटम सच एज जैम, मार्मलेड, जेलीज, ये क्या लिखा है, सीरियल्स एंड फ्यू स्पेशलाइज्ड फूड प्रोडक्ट्स फॉर डायबिटिक एंड हार्ट पेशेंट। ये उसने हमें इंफॉर्मेशन बताई है फूड प्रोडक्शन। इसको अंडरलाइन कीजिए। मेरा क्वेश्चन सिंपल आपसे है, नेचर ऑफ बिजनेस का या नेचर ऑफ प्रोडक्ट का रिपोर्ट के ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं होता। केस स्टडी में हम इसको लीगल रिक्वायरमेंट्स या एथिकल रिक्वायरमेंट्स में भी कोई इफेक्ट नहीं होता। क्या रिस्क असेसमेंट में कोई इफेक्ट है? हाँ, कंसेप्ट बिल्ड कर लीजिए। कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं जिनकी प्रोडक्ट्स में या तो रिस्क ऑफ ऑब्सोलीटनेस होता है, ऑब्सोलीट हो सकती हैं, या रिस्क ऑफ मिस एप्रोप्रिएशन होता है। ठीक है, ये हमें नेचर ऑफ प्रोडक्ट से पता चलते हैं। मिस एप्रोप्रिएशन कैसे? जैसे फर्ज कीजिए कि अगर एक इन्वेंट्री ऐसी है जो स्मॉल इन साइज है और प्रीशियस है, पोर्टेबल है। इन्वेंट्री क्या है? प्रीशियस एंड पोर्टेबल। उसमें चोरी का रिस्क बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? अगर मुझे ये बताइए, ज्वेलर्स हैं, ठीक है,
अब स्मॉल आइटम, पोर्टेबल, प्रीशियस आइटम, अभी चोरी का रिस्क होता है कि नहीं होता? उन्होंने 4-5 तरह के कंट्रोल्स लगाए होते हैं। कंपनी मोबाइल मैन्युफैक्चर कर रही है, स्मॉल इन साइज, ठीक है, और प्रीशियस पोर्टेबल इन्वेंट्री है, क्या चोरी का रिस्क है कि नहीं? बिल्कुल है, ठीक है। जो ये स्मॉल आइटम्स होते हैं जिनमें, आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूं। कुछ अर्सा पहले कॉलेज के साथ हुआ क्या, एक है जनरेटर लगाया हुआ, लाइट जाए ताकि सप्लाई बरकरार रहे, और एक उसमें है बैटरी। रिस्क असेसमेंट बताइए, मिस एप्रोप्रिएशन का रिस्क किसमें है? क्यों? बैटरी को, हालांकि ज्यादा कीमती तो जनरेटर है, कोई चोर आएगा वो जनरेटर थोड़े उठा के जाएगा, जनरेटर उठा के जाएगा, 10 लोग देखेंगे उसको, और उठाना वैसे भी पॉसिबल नहीं है। लेकिन जो बैटरी है वो बड़ी आसानी के साथ स्मॉल इन साइज है, पोर्टेबल है, प्रीशियस है, वो चोरी हो सकती है। तो इसीलिए नेचर ऑफ प्रोडक्ट से भी रिस्क असेस होता है। अब फूड आइटम में रिस्क क्या होता है? ये पेरिशेबल होती हैं और इनमें अक्सर कोई ना कोई चीज ऐसी होगी जो खराब होगी। छोटी सी एग्जांपल, घर के करीब सिंपल फ्रूट वाला बैठा है, उधर सब्जी वाला बैठा है, फूड सिंपल ऑपरेशन है ना, इनकी इन्वेंट्री में भी कुछ ना कुछ आइटम ऑब्सोलीट जरूर होंगी, खराब होगी ना। तो इसी तरह लार्ज स्केल पे भी जो फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स होते हैं, बिजनेस होते हैं, उनमें कुछ ना कुछ आइटम ऐसी होती हैं जो कि एक्सपायर्ड हो सकती है। एक्सपायर्ड होगी तो उन्हें अलग करना पड़ेगा, जीरो। क्या कोई और किसी बिजनेस की एग्जांपल दे सकते हैं जिसकी इन्वेंट्री में ऑब्सोलीट होने का या चोरी होने का रिस्क हो? दूध, हाँ, डेयरी प्रोडक्ट्स, फार्मास्यूटिकल कंपनीज, बेकरी आइटम, चॉकलेट्स बनाने वाली कंपनीज जो हैं, केक्स एंड बेक्स। तो एक मैं पढ़ रहा था, एक चॉकलेट बनाने वाली कंपनी थी, मुझे एग्जैक्टली उसका नाम नहीं याद, शायद नेस्ले या कोई और थी कंपनी, कोई चॉकलेट बनाने वाली, उनकी फॉरेन कंट्रीज में चॉकलेट में से वो जो एक शॉपिंग बैग का टुकड़ा होता है ना, वो निकल आया। अब स्नीकर्स का केस था, पता नहीं है, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है कौन सी तो निकला। अच्छा, पाकिस्तान में तो कुछ भी निकल आए, कोई मसला नहीं है, कोई मसला नहीं है, चलता है। फॉरेन उन्होंने वीडियो बना के सोशल मीडिया पे अपलोड कर दी, केस बड़ा। कंपनी ने उस बैच में जितनी भी चॉकलेट्स इन्वेस्टिगेशन करवाई कि क्यों आया शॉपिंग, वो पता चला कि जी उधर कोई शायद वो किसी ने कोई सिगरेट पिया था तो उसका कोई रैपर गिरा, कुछ इस तरह की चीज थी, वो उड़ के उनके प्रोसेसिंग यूनिट में चला गया। कंपनी ने मिलियंस ऑफ डॉलर की इन्वेंट जो बैच था सारे का सारा डिस्ट्रॉय किया, सारे का, सिर्फ उस एक शॉप। तो ये एग्जाम्पल किस वजह से? ताकि उनकी फूड प्रोसेसिंग लोगों ने खानी है ना, उनके जिस्म में जानी है, कोई ऐसा उसमें एलिमेंट शामिल नहीं होना चाहिए जो लोगों की सेहत के लिए नुकसानदेह हो। इसलिए खास तौर पे जो फूड प्रोसेसिंग यूनिट होते हैं ना, इनमें हमारा रिस्क होता है एक्सपायर्ड। और अगर कभी आपने एक्सपायर्ड प्रोडक्ट्स को कस्टमर को सेल कर दिया और किसी की तबीयत खराब हो गई, लिटिगेशन तो छोटी बात है, लाइसेंस कैंसिल हो सकता है। आप देखते हैं गोइंग कंसर्न का रिस्क आ सकता है। आप देखते होंगे खबरों में आता है वो पंजाब फूड अथॉरिटी वालों ने हजारों लीटर दूध जो है जाया कर दिया, तो किस वजह से? इसी रीजन। तो इस बिजनेस में खास तौर पे, और इस बिजनेस फूड प्रोसेसिंग और इस तरह बिजनेस में रिस्क ज्यादा है। किस वजह से? इनकी इन्वेंट्री की नेचर की वजह से। इसीलिए एग्जाम में रिस्क असेसमेंट का क्वेश्चन हुआ, आपने नेचर ऑफ बिजनेस को खास तौर पे देखना है। हर बिजनेस में उसकी नेचर की वजह से रिस्क राइज नहीं होगा, लेकिन कुछ बिजनेस में रिस्क राइज हो सकता है। तो आप बताइए, ये फूड रिलेटेड आइटम्स है, इनमें रिस्क राइज हो सकता है कि नहीं? तो पहला रिस्क हमारा ये आ गया, ठीक है जी, नेचर ऑफ प्रोडक्ट का। दूसरा, अभी आपको सिर्फ आइडेंटिफाई करना सिखा रहा हूं, उसको लिखना कैसे, एक्सप्लेन कैसे करना अभी नहीं सिखाया। अभी सिर्फ आइडेंटिफाई कीजिए। एक्सप्लेनेशन तो आपको चैप्टर 2 में भी नहीं सिखाई थी, अभी भी नहीं सिखाई, लेकिन सिर्फ अभी एक्सप्लेनेशन बाएं हाथ का खेल है, ठीक है, वो हम चैप्टर 11 में सीख लेंगे। वो आइडेंटिफाई करना असल काम है। द कंपनी हैज सेट अप 2 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज, वन इन कराची एंड द अदर इन लाहौर। इसमें कोई रिस्क, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मोस्टली आइटम्स, अच्छा अगर ज्यादा जगहों पे स्टॉक होता ना, फिर रिस्क राइज हो सकता था कि उसको एट द सेम टाइम फिजिकली वेरीफाई करना मुश्किल है। बहरहाल इसमें कोई रिस्क या छोटा। अच्छा एक बता दूं, केस स्टडी जो रिस्क असेसमेंट की केस स्टडी आएगी ना, ये तो सिर्फ हल्के समझ लें आपका वार्म अप एक्सरसाइज है। उसमें कुछ छोटे रिस्क होंगे, कुछ बड़े रिस्क होंगे। आपने फोकस किस पे करना है? बड़े। अगर बड़े रिस्क पूरे हो जाते हैं, छोटे रिस्क है, लेकिन अगर बड़े रिस्क पूरे नहीं होते फिर छोटे रिस्क की तरफ जाना है। ये असूल जहन में रखिएगा। ये रिस्क असेसमेंट का असूल क्या है, क्या बताया, इसको लिख ले। क्वेश्चन केस स्टडी में बड़े रिस्क भी होंगे, छोटे भी होंगे। पहले बड़े लिखने हैं, अगर बड़े पूरे ना हो नंबर के लिहाज से फिर छोटे रिस्क लिखने हैं, वरना छोटों को छोड़ देना। तो यहां पे ये फिलहाल मुझे छोटा रिस्क नजर आ रहा है कि कराची में भी ऑफिस है, लाहौर में भी। मोस्टली आइटम आर सोल्ड लोकली, ये भी अच्छा। अगर एक्सपोर्ट कर रहे होते, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे होते तो रिस्क होता। किस चीज का रिस्क होता? इंपोर्ट एक्सपोर्ट में इन्वेंट्री ऑब्सोलीट होने का रिस्क नहीं है, एक्सचेंज रेट का रिस्क है।
आजकल तो वैसे भी पाकिस्तान की करेंसी डेली बेसिस पे फ्लक्चुएट करती है सिग्निफिकेंट, कभी हाँ 4-5 रुपए ऊपर, कभी 2-3 रुपए ऊपर, नीचे नहीं जी। 21 रुपए भाई नहीं है, मैंने कल ये सुनता रहा हूँ, मैं चेक करता हूँ एक्सचेंज रेट, मेरे को सबसे भी पे करो भाईजान। हम कह रहे हैं ना ट्रांजैक्शन में 313 रुपए रेट लगा है टैक्स डाल के मुझे। हाँ जी, वो ओपन मार्केट में हुआ। चले बहरहाल, कंपनी है सेटअप टू मैन्युफैक्चर, आगे चलते हैं। हाउएवर द कंपनी आल्सो एक्सपोर्ट्स, आगे एक्सपोर्ट की बात, फ्यू हाई क्वालिटी प्रोडक्शन मेनली इन मिडिल ईस्ट एंड अफगानिस्तान। अब एक्सपोर्ट आगे रिस्क है क्या? एक्सचेंज रेट सही रिकॉर्ड नहीं किया गया होगा, ठीक है, सही रिकॉर्ड नहीं किया। अच्छा, इसके ऊपर ना पूरी गाइडेंस है कि कौन सा एक्सचेंज रेट यूज करना है। जैसे अब ये भाई कह रहे हैं कि जी वो रेट कम हो गया है, सर मैं 25 रुपए कम वाला रेट लगाऊंगा, मैं कहता हूं भाई मुझे तो इस रेट पे बाइंग पड़ी है, मैं ये रेट यूज करूंगा। कौन सा रेट यूज करना, इसके ऊपर गाइडेंस मौजूद है। IS 21 आपने भी नहीं पढ़ा होगा, शायद पढ़ लिया है, बहुत सारी नहीं भी पढ़ा तो प्रॉब्लम कोई नहीं है, सिर्फ वो यहाँ पे ये बता रहा है कि जब आप एक्सचेंज रेट अप्लाई करेंगे ना, रिकॉर्डिंग तो पाकिस्तान करेंसी में ही होनी है, उस वक्त हो सकता है गलत रेट यूज कर लें। एक अच्छा 2 दफा एक ट्रांजैक्शन हो ना, जो आपने उधार की है रिसीवेबल पेबल की, उस पर 2 दफा रेट अप्लाई होता है। एक दफा ट्रांजैक्शन के डेट पे, और अगर रिसीवेबल पेबल हो तो ये, हाँ जी, और अक्सर क्लाइंट ये रेंट वाला रेट अप्लाई करना भूल जाता है। आप भी भूल जाते हैं? अच्छा, बड़े होके क्लाइंट ही बनेंगे। आगे चलते हैं, फिर क्या, कंपनी आल्सो एक्सपोर्ट मेजर रॉ मटेरियल आइटम आर प्रोड्यूस फ्रॉम लोकल मार्केट, हाउएवर फ्यू स्पेशलाइज्ड आइटम आर इंपोर्टेड डायरेक्टली बाय द कंपनी। अब ये इंपोर्ट की भी बात होगी। अच्छा, एक चीज और, अब एक्सपोर्ट में भी रिस्क है, इंपोर्ट में भी रिस्क है, लेकिन चूंकि नेचर एक है, हम इसको इकट्ठा कर देंगे, ये ध्यान में रखिएगा, रीजन एक है, इकट्ठा कर देंगे। इसका मतलब है इंफॉर्मेशन को इकट्ठा भी किया जा सकता है रिस्क से। भाई इंपोर्ट का लहदा रिस्क और एक्सपोर्ट का लहदा फॉरेन करेंसी, ये हमें लिखना चाहिए क्या? चले एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक और क्वेश्चन पूछता हूं। क्वेश्चन में उसने 2 इन्फॉर्मेशन दी। पहली इन्फॉर्मेशन उसने कहा ये एंड के बाद डिफेक्टिव इन्वेंट्री रिटर्न हो गई, रिस्क है क्या? रिस्क है, एनआरबी इन्वेंट्री ऑब्सोलीट हो गई, एनआरबी रिकॉर्ड करना है। दूसरी इन्फॉर्मेशन सुने, उसने कहा पिछले साल की निस्बत इस साल इन्वेंट्री इंक्रीज हो गई है, वो अभी। अच्छा बताइए, ये दोनों रिस्क इन्वेंट्री से रिलेट करते हैं कि इन्वेंट्री ऑब्सोलीट होगी, सेम है। क्या इनको लहदा हमें एक्सप्लेन करना चाहिए कि इकट्ठा कर दें? मर्ज कर सकते हैं, क्योंकि इन रीजंस 2 हैं, रिस्क 1 है, मर्ज कर सकते हैं। शाबाश, ये ड्राफ्टिंग में ना ये चीजें आपके काम आएंगी। कह रहे कंपनी सेल फॉर द ईयर एंडेड जून 30 इज 500 मिलियन, तो फौरन 5% लगाएं, क्यों ना लगाएं? अच्छा, ये तो सेल्स है, ये प्रॉफिट नहीं, इस पे तो 1% लगना था। यस नहीं, हाँ आगे देख लें, अगर प्रॉफिट है तो फिर इसको छोड़ देना। While the expected turnover for the year ending June 30th is 750, अच्छा ये पिछले साल का है, हमारा साल 2010 है, तो 750. Company is maintaining steady profit margin at 10%, which is expected to continue during current year. Profit, अच्छा सेल्स का 10% लेंगे, पहले सेल्स का 10% लेंगे, क्या पता चला हमें? प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होगा? सेल्स का 10%, फिर इसके बाद क्या करना है? 5%, जो कि होगा हमारा मटेरियलिटी लेवल के लिए, ठीक है जी। इसे आपने ये कंसेप्ट बिल्ड नहीं करना कि सेल्स को 10% से मल्टीप्लाई करें तो मटेरियलिटी, नहीं, क्या सेल्स को प्रॉफिट कर, हाँ जी, कन्वर्ट करने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए। कंपनीज मेजर कैपिटल रिक्वायर, अच्छा अभी तक एक ही रिस्क आया हमारा, 2 आगे, एक इन्वेंट्री का, एक फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन का। Company's major financing has been made through equity and very small debt financing is mainly for meeting working capital requirement. तो ये तो अच्छा, बल्कि जितना लोन कम हो उतना रिस्क कम होता है, वायलेशन नहीं होती। इधर कोई कहता है ना बड़ा लोन एग्रीमेंट किया है, मैं उसका भी रिस्क आइडेंटिफाई करवा देता। क्यों? लोन एग्रीमेंट किया है, हो सकता है उसकी कंडीशन की वायलेशन हो रही हो। नेक्स्ट, ड्यूरिंग द ईयर द कंपनी हैज लॉन्च्ड अ न्यू लो कैलोरीज प्रोडक्ट्स रेंज ईट लाइट इन कोलैबोरेशन विद अ यूएस बेस्ड कंपनी. An aggressive advertisement and publicity campaign was undertaken for launching this new product range, on which amount of approximately rupees 10 million was incurred. Aggressive advertisement and publicity, इसमें क्या रिस्क है? कैपिटलाइज कर दिया होगा, नहीं तो एडवर्टीजमेंट कैपिटलाइज नहीं करते, एक्सपेंस आउट करते हैं, एक्सपेंस आउट करते हैं। शाबाश। तो ये अब कैलकुलेट कर सकते हैं मटेरियलिटी लेवल, करे 750 का 10% प्रॉफिट का 5% मटेरियल 3.75, और ये कितना आया? ग्रेटर है, मटेरियल है। अच्छा एहतियातन चेक कर ले, वैसे तो फौरन ही पता चल जाता है, एहतियातन चेक कर ले कहीं प्रॉफिट के 50% से भी तो नहीं बढ़ रहा, क्योंकि अगर प्रॉफिट के 50% से बढ़ रहा हुआ तो फिर हम इसे कहेंगे परवेसिव, या परवेसिव कहेंगे या कहेंगे मटेरियल एंड परवेसिव, या परवेसिव कहेंगे या
क्यों परवेसिव है? वो मटेरियल बन के ही परवेसिव बना है, मटेरियल बन के ही परवेसिव बना। लेकिन हम सिर्फ परवेसिव कहते हैं। वो एक जगह पे उसने स्टैंडर्ड में ना एक लाइन बोली है, मटेरियल एंड परवेसिव, तो उससे मुराद क्या होती है? परवेसिव। Your firm has been the auditor of 5-star Foods International for the last couple of years. अच्छा, अगर फर्स्ट ईयर कहता ना है, मैं इसमें भी रिस्क आइडेंटिफाई कर देता। क्या रिस्क करता? इनिशियल ऑडिट, ओपनिंग बैलेंस वेरीफाई करना, लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग। लेकिन ये रिकरिंग, तो ये रिस्क नहीं आइडेंटिफाई करना। You have gathered above information in the process of planning for the year ending. Those others. During the year, the chief executive officer of the company was also changed, and there has been major change in board of directors. New change in management. Change in management में भी रिस्क है कि नहीं? बिल्कुल है। चेंज इन मैनेजमेंट का कंसेप्ट एक रिस्क असेसमेंट में भी डिस्कस हुआ है कि मैनेजमेंट नई मैनेजमेंट इनएक्सपीरियंस होगी, गलतियां ज्यादा करेगी। एक और जगह पे भी रिस्क डिस्कस हुआ है, हाँ, एंगेजमेंट लेटर, शाबाश। क्या वहां पे क्या कंसेप्ट था? हाँ, कि क्या फ्रेश ईयर में, नेक्स्ट ईयर में एंगेजमेंट करने की जरूरत है कि नहीं? शाबाश। द न्यू मैनेजमेंट हैज रिक्वेस्टेड टू ब्रीफ देम ऑन सम की एस्पेक्ट्स ऑफ द ऑडिट, तो बता देंगे। क्लियर? इसमें रिस्क आइडेंटिफाई पता चल गया आपको, रिस्क आइडेंटिफाई कैसे किया हमने। बस इसी तरह आपने रिस्क आइडेंटिफाई, ये बड़ी मजे की पूरे ऑडिट में मुझे जाती तौर पे सबसे पढ़ा के ना मैं बोर हो चुका हूँ। लेकिन रिस्क असेसमेंट का चैप्टर वही चैप्टर है जो अभी भी मुझे इंटरेस्टिंग लगता है। इसमें से आइडेंटिफाई करना, सोचना पड़ता है कि इस इंफॉर्मेशन की वजह से हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का कौन सा एरिया इफेक्ट हो रहा होगा, क्या इफेक्ट आ रहा होगा। ठीक है, इंटरेस्टिंग। बहरहाल चलिए, ये था हमारा क्वेश्चन। इसके साथ चैप्टर 9 हो गया क्लोज। चलिए आधे मिनट के लिए रिलैक्स हो जाए, सुकून करें, अपना आप रीस्टार्ट कर ले, अपना रीस्टार्ट का बटन दबा दें। 1 मिनट ले ले, कर ले, अयाशी कर ले, आप भी क्या याद करें। टर्म टेस्ट का सिलेबस आपका एग्रीगेट बेसिस पे होगा। उसमें मेरे पास 2 ऑप्शन हैं। पहली ऑप्शन ये कि स्टार्ट से लेके अब तक जितने भी चैप्टर पढ़े हैं वो सारे टेस्ट में शामिल हो। दूसरी ऑप्शन है जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं वो इंक्लूड कर लें सर सारा। चले ये डिसाइड कर लेंगे बाद में, लेकिन ये कंफर्म है कि टेस्ट एग्रीगेट बेसिस पे होगा। उसमें आपके चैप्टर 4 जो आपका टर्म टेस्ट है, जो हो रहा है कब से, 10 तारीख से स्टार्ट हो रहा है, 12 से स्टार्ट हो रहा है, 12 जून से। उसमें चैप्टर 4 कंफर्म शामिल है, चैप्टर 6, 7 कंफर्म शामिल है, चैप्टर 10 जो पढ़ रहे हैं 100% कंफर्म शामिल है उसमें। ठीक है, जितना भी आपने पढ़ लिया होगा, अगर ये कंप्लीट नहीं होता ना तो टर्म हमें कट ऑफ डेट डिसाइड कर लेते हैं। क्या डेट बताया आपने, कब से शुरू हो रहे हैं? 12 को, तो 9 तारीख डिसाइड कर लेते हैं। 9 तारीख तक हमने जितना भी पढ़ा हुआ वो सिलेबस में एग्रीड, कट ऑफ डेट हम कर लेते हैं 9 तारीख। उम्मीद है तब तक कंप्लीट हो चुका होगा, लेकिन बहरहाल में भी ना भी हुआ हो, क्योंकि कुछ जगहों पे डिस्कशन रहता है। टर्म टेस्ट में छुट्टी कोई नहीं होगी। टर्म टेस्ट, हाँ जी, आप क्लास के टाइम के बाद टर्म टेस्ट हुआ करेगा। आपका मॉक जो होगा ना उसमें छुट्टी होती है, जो आपका फाइनल मॉक होता है 100 मार्क्स। टर्म टेस्ट में छुट्टी नहीं होगी। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। अच्छा, चैप्टर 10 है सब्सटेंटिव प्रोसीजर। आपको याद है सब्सटेंटिव प्रोसीजर हमने पहली दफा कब पढ़ा था? चैप्टर 2 में। और इसकी डेफिनेशन मैंने आपको क्या बताई थी? यह है प्रोसीजर्स टू डिटेक्ट मिस स्टेटमेंट इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, या यूं कह ले प्रोसीजर टू वेरीफाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कि वो ठीक है कि नहीं, एक ही बात है। सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स क्या हैं? प्रोसीजर्स टू वेरीफाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट या प्रोसीजर्स टू डिटेक्ट मिस स्टेटमेंट। तो आज हम सीखने जा रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट को वेरीफाई करना है तो इसका तरीकाकार क्या है। देखिए, एक इसका तरीकाकार था पुराना, जिसमें कुछ मसले मसाइल थे, वो तरीकाकार हो गया है खत्म। अब एक नया तरीकाकार है। ठीक है, पुराने तरीकाकार का नाम था डायरेक्शनल टेस्टिंग अप्रोच, नए तरीकाकार का नाम है असर्शन टेस्टिंग अप्रोच। डायरेक्शनल टेस्टिंग अप्रोच सिर्फ आपको ये बताने के लिए पढ़ाया जाता है कि कभी ऐसे भी काम होता था। देखें, हर प्रोफेशन में, अच्छा ये ना समझे कि पहले काम गलत होता रहा है। ठीक है, हर प्रोफेशन में इस तरह होता है कि पहले कुछ थ्योरीज अप्रोचेज आती है, बाद में वो चेंज हो जाती है। इवन साइंस, हालांकि साइंस क्लेम करती है कि जी हमारे रूल चेंज नहीं होते, लेकिन साइंस में भी पहले कुछ थ्योरीज और थी। अब फिर पहले कहते थे जो अर्थ है वो फ्लैट है, फिर उन्होंने कहा नहीं जमीन गोल है। फिर कहते हैं कि जी सूरज जमीन के गिर्द घूमता, पहले ये, अब कहते हैं जी जमीन सूरज के गिर्द घूमती, वगैरह वगैरह। तो जब साइंस में भी डिफरेंट अप्रोचेस डिफरेंट टाइम पे प्रेजेंट की जा सकती हैं, वो रिजेक्ट हो जाती हैं, बाद में इंप्रूव्ड वर्जन आ जाता है, तो ऑडिट में भी कोई कबाहत की बात। पहले जो अप्रोच हुआ करती थी वो होती थी डायरेक्शनल टेस्टिंग। कौन सी अप्रोच है? तो हमारे फाइनेंशियल सीखने का, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को वेरीफाई करने की अप्रोच सीख रहे हैं
इसमें मैं प्रोसीजर नहीं बताऊंगा, ये ज़हन में रखिएगा, अप्रोच बताऊंगा, अप्रोच कि किस तरीकाकार से किस थॉट के साथ हमने वेरिफिकेशन करनी है। एक अप्रोच है डायरेक्शनल टेस्टिंग, पुरानी है, ये अब नहीं चलती। एक है असर्शन टेस्टिंग, लेकिन असर्शन टेस्टिंग को समझने के लिए पहले डायरेक्शनल टेस्टिंग ब्रीफली आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। डायरेक्शनल टेस्टिंग में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के जितने भी आइटम्स थी, चाहे इनकम है चाहे एक्सपेंस, उन्हें दो हिस्सों में क्लासिफाई किया जाता था, एक डेबिट आइटम्स, एक क्रेडिट आइटम्स। डेबिट आइटम्स को टेस्ट किया जाता था ओवरस्टेटेड तो नहीं, क्रेडिट आइटम्स को टेस्ट किया जाता था अंडरस्टेटेड तो नहीं। डायरेक्शनल टेस्टिंग में अप्रोच क्या होती है? डेबिट आइटम्स आर टेस्ट फॉर ओवरस्टेटमेंट, क्रेडिट आइटम्स आर टेस्ट फॉर अंडरस्टेट। इसमें दो चीजें ध्यान में रख लें। पहली चीज ये प्रूडेंस कंसेप्ट से डिफरेंट है। इसको पढ़ते हुए आपके ज़हन में अगर प्रूडेंस कंसेप्ट आए ना, उसको क्रॉस लगा देना है। प्रूडेंस कंसेप्ट और है, डायरेक्शनल टेस्टिंग अप्रोच और है। प्रूडेंस कंसेप्ट में बात करते हैं एसेट्स लायबिलिटी की, हम उसकी बात नहीं कर रहे, हम डेबिट आइटम्स क्रेडिट आइटम्स की बात कर रहे हैं। क्लियर? तो प्रूडेंस कंसेप्ट ज़हन में नहीं आना चाहिए, उसे साइड पे रखना, वरना वो टकराव हो जाएगा, कंफ्लिक्ट आ सकता है। दूसरी चीज, स्टूडेंट कहने लगा सर ये मैं पहचान गया कि डेबिट आइटम्स में मसला क्या था सबसे, ये डायरेक्शनल टेस्टिंग अप्रोच में क्या, इसमें डेबिट आइटम्स टेस्ट की जाती है ओवर स्टेटमेंट के लिए, अंडर स्टेटमेंट के लिए नहीं की जाती, और क्रेडिट आइटम टेस्ट की जाती है अंडर ओवर स्टेटमेंट के लिए। तो ये डेफिशिएंसी जो स्टूडेंट ने आइडेंटिफाई की गलत है, इसलिए कि डबल एंट्री सिस्टम है। अगर आप डेबिट आइटम्स ओवर स्टेटमेंट के लिए टेस्ट करते हैं तो उसका दूसरा क्रेडिट आइटम्स ऑटोमेटिकली ओवर स्टेटमेंट के लिए टेस्ट हो गई, क्योंकि कोई एंट्री डेबिट उसका कोई क्रेडिट भी तो होगा। और इसी तरह क्रेडिट आइटम्स को अंडर स्टेटमेंट के लिए टेस्ट करते हैं तो डेबिट आइटम्स ऑटोमेटिक, क्योंकि हर क्रेडिट एंट्री डेबिट भी तो होगा। तो मसला ये नहीं है, मसला फिर क्या है? मसला ये है कि डायरेक्शनल टेस्टिंग में सिर्फ अंडर स्टेटमेंट और ओवर स्टेटमेंट को टेस्ट किया जाता था और किसी चीज को नहीं किया जाता था। ठीक है? प्रिजम्पशन क्या होती थी, सोच क्या होती थी, अगर कोई भी एरिया फाइनेंशियल स्टेटमेंट ना अंडर स्टेटेड है ना ओवर स्टेटेड है तो वो फेयरली स्टेटेड है। ये अप्रोच होती थी डायरेक्शनल टेस्टिंग में। बजाहिर आपको ये अप्रोच ठीक लगेगी कि कोई भी एरिया ना अंडर स्टेटेड है ना ओवर स्टेटेड है तो वो फेयरली, ना कम ना ज्यादा, तो ठीक है। लेकिन कुछ फ्रॉड सामने है। एक फ्रॉड में क्विकली आपके सामने रख रहा हूं। क्लाइंट ने अपनी बैलेंस शीट में बिल्डिंग रिकॉर्ड किया 100 मिलियन की। ऑडिटर ने कहा मैं तो ये देखूंगा कि ओवर स्टेटेड तो नहीं है, अंडर स्टेटेड तो नहीं, डायरेक्शनल टेस्टिंग की बात कर रहा हूं, ओवर से अंडर स्टेटेड तो नहीं है। उसने कहा इसकी वैल्यूएशन रिपोर्ट दो। वैल्यूएशन रिपोर्ट दी, उसमें देखा एक्सपर्ट ने कहा था 100 वैल्यू है, 100 मिलियन, ना कम ना ज्यादा। ठीक है जी। तो उसने फिजिकल वेरिफिकेशन भी की, बड़ी सी बिल्डिंग थी, उसके ऊपर कंपनी का नाम बड़ा करके लिखा हुआ था। उसने कहा चलो वैल्यूएशन रिपोर्ट आ गई, ना कम ना ज्यादा ना अंडर, तो फेयरली अनमोडिफाइड ओपिनियन दे दिया। बाद में पता चला कि वैल्यू तो उसकी 100 मिलियन ही थी, वो बिल्डिंग क्लाइंट की नहीं थी, उसने रेंट पे ली थी। तो मुझे ये बताइए क्या हमें ऑडिट करते हुए सिर्फ अमाउंट्स के ऊपर फोकस करना चाहिए कि कम या ज्यादा तो नहीं है, या अमाउंट्स के अलावा कुछ दूसरी चीज हो जैसे ओनरशिप ऑफ द एसेट, इस पे भी चेकिंग करनी चाहिए। इसीलिए अब चूंकि डायरेक्शन टेस्टिंग अप्रोच में सिर्फ दो ही चीजें टेस्ट होती थी, कौन सी? ओवर स्टेटमेंट और अंडर स्टेटमेंट। तो ये सिर्फ यूं समझ लीजिए दो चीजों को टेस्ट करता था। फ्रॉड सामने आए, पता चला अप्रोच डेफिशिएंट है, डेफिशिएंसी है जी, डेफिशिएंसी, इस केस को सामने रखे बताएं। तो इसका मतलब इसको फिर रिप्लेस करने की जरूरत पेश आई कि इस अप्रोच को चेंज कर दिया जाए। फिर अप्रोच आई असर्शन टेस्टिंग। अच्छा, जो आईफैक बैठा हुआ ना, जो ऑडिटिंग स्टैंडर्ड बनाते हैं, आईएसबी बॉडी, उनमें एक अच्छी बात है, उनकी अप्रोच रिएक्टिव भी है, प्रोएक्टिव भी है। रिएक्टिव इन सेंस कि अगर कोई भी फ्रॉड सामने आता है ना, फौरन जाके रिसर्च करते हैं और देखते हैं हमारे स्टैंडर्ड में किस जगह पे खाली जगह रह गई थी जिसकी वजह से ये फ्रॉड हुआ, ऑडिट डेटा कर सका। लेकिन वो जब किसी स्टैंडर्ड को रिवाइज करते हैं ना, तो उस पैराग्राफ को जिसकी वजह से उसको तो रिवाइज करते हैं, मजीद सोचते हैं कि क्या कोई और भी तरीका है फ्रॉड करने का, और अगर कोई और भी तरीका उसको भी कवर कर लेते हैं, उसके फ्रॉड होने का इंतजार नहीं करते, सोचते रहते हैं। इसी तरह जब इस अप्रोच को चेंज किया गया, तो वैसे तो ये अप्रोच सिर्फ दो चीजों को देख रही है, अंडर स्टेटमेंट ओवर स्टेटमेंट, चेंज करके 3 हो जानी चाहिए थी, 3 चीजें चेक करो 4 हो जानी चाहिए थी। लेकिन उन्होंने सोच सोच के कहा कंप्रीहेंसिव अप्रोच तब होगी जब हम 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 6 चीजें चेक किया करेंगे। किसी भी एरिया को वेरीफाई करते हुए 6 चीजें, यूं कह लें 6 चीजें चेक किया करेंगे, यूं कह लें उसे 6 एंगल से वेरीफाई करेंगे, या यूं कह लें उन एरियाज के ऊपर 6 तरह के टेस्ट परफॉर्म करेंगे। अगर वो सबसे पास हो गया तो हम कहेंगे पास है, कि वो ट्रू एंड फेल। अगर एक में भी फेल हो गया तो वो फेल, ये ज़हन में रखिएगा। ठीक है? ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट के हर एरिया ने कितने पेपर देने हैं? 6 पेपर देने हैं। एक पेपर में भी फेल तो फेल।
और अगर 6 पेपर में पास फिर पास। ये जो 6 पेपर कह लें, 6 टाइप ऑफ टेस्ट कह लें, 6 एंगल्स कह लें जिनके जरिए से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को वेरीफाई किया जाता है, इन्हें कहा जाता है असर्शंस। इन्हें कहा जाता है असर्शंस। जिस तरह आप एक किसी ज्वेलर के पास जाएं, उसका अपना प्रोफेशन है, उसके अपने उस्ताद हैं, उन्होंने अपने असूल निकाले हुए चेक करने के लिए कि गोल्ड फेयर है कि नहीं, सोना खाली, उनके अपने असूल है। अब क्या असूल मुझे नहीं पता, वैसे कोई ना कोई असूल होंगे, वो किसी तेजाब में डाल के देखते होंगे, वो उसके ऊपर कोई मालिश करके देखते होंगे, वजन करके देखते होंगे, कुछ जो भी उनका तरीकाकार है, तो उनके अपने टेस्ट हैं। ठीक है, क्या आप किसी ऐसे ज्वेलर को अच्छा समझेंगे कि उसके उस्ताद ने उसे 6 तरीके बताए हैं, भाई सोना खालिस है कि नहीं, इसको चेक करने के 6 तरीके, और वो 5 तरीके अप्लाई करे और एक अप्लाई ना करे और सोना खरीद रहे? क्या आप ऐसे ज्वेलर को समझते हैं कि ज्वेलर रहने का हक है? नहीं, वो तो 2 महीनों में सब कुछ डुबो देगा। इसी तरह बताइए, क्या ऐसे पर्सन को ऑडिटर कहलाने का हक है जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के किसी एरिया को वेरीफाई करते हुए 6 की बजाय 5 चीजें चेक कर ले और स्टडी अज्यूम कर ले? नहीं। तो हमने हर एरिया ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में 6 चीजें देखनी है। अब इस असर्शन टेस्टिंग अप्रोच को लेके चलते हैं। असर्शन टेस्टिंग अप्रोच में हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को वेरीफाई करना है। एग्रीड? फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब है 5 चीजें: इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, नोट्स लगा। क्लियर? इनमें से 2 चीजें ऐसी हैं जो बाकी की 3 चीजों से बनती है, कैश फ्लो स्टेटमेंट और स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। ये इन बाकी 3 चीजों से बनती है। अगर ये 3 चीजें वेरीफाइड, देखिए वेरीफाइड इंफॉर्मेशन से जो इंफॉर्मेशन बनाए वो बाय डिफॉल्ट वेरीफाइड होती है। तो आपने अकाउंटिंग में क्वेश्चन नहीं किया कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के, तो आपको कैश फ्लो कहते क्या देता है? बैलेंस शीट देता है, इनकम स्टेटमेंट थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देता है। इसी तरह स्टेटमेंट ऑफ इक्विटी में भी ऐसे ही होता है। तो ये इसका मतलब है 5 में से ये 1, 2, 3 ये चीजें ज्यादा अहम है स्टेटमेंट, बाकी को वेरीफाई करने की जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? इनको वेरीफाई कर लिया तो ये इंफॉर्मेशन इनसे मिलकर बनती है ऑटोमेटिकली वेरीफाइड। यहां तक क्लियर है? तो इसका मतलब हमने 3 चीजों को वेरीफाई करना। ठीक है, अच्छा बताइए, जब नोट्स अकाउंट्स को हमने वेरीफाई करना है, 2 ऑप्शन दे रहा हूं। पहली ऑप्शन ये, इनकम स्टेटमेंट सारी लैदा वेरीफाई करो और उसे नोट सारे लैदा वेरीफाई करो। या कि जिस इनकम स्टेटमेंट का एरिया वेरीफाई करो, जैसे सेल्स, उसके नोट्स को साथ साथ वेरीफाई करते हैं, साथ साथ। तो इसका मतलब यह हुआ कि नोट्स अकाउंट्स को लैदा से वेरीफाई करना जरूर है, वेरीफाई अलहदा से वेरीफाई करने की जरूरत नहीं है, इसको साथ साथ ही वेरीफाई कर दे। हर एरिया के साथ, किसी भी एरिया को वेरीफाई कर रहे हैं उसके प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर साथ ही निपटा दे। किसी भी एरिया को वेरीफाई कर रहे हैं उसके प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर साथ ही वेरीफाई कर दे। जो लास्ट रिजल्ट है प्रेजेंटेशन, इसका मतलब यही है कि जो नोट्स अकाउंट्स उस एरिया से रिलेटेड है उनको भी चेक करो ठीक है कि नहीं। इंश्योर दैट, जैसे फिक्स एसेट को वेरीफाई करते हुए हम क्या लिखते हैं? इंश्योर दैट ऑल डिस्क्लोजर्स रिक्वायर्ड बाय IAS 16 हैव बीन इंक्लूडेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इन्वेंट्री को वेरीफाई करते हुए क्या लिखेंगे? इंश्योर दैट ऑल डिस्क्लोजर्स रिक्वायर्ड बाय IAS 2 हैव बीन इंक्लूडेड। अगर इन्वेंट्री का स्टैंडर्ड याद हो तो IAS 2 लिखे, याद नहीं तो रेलिवेंट IFRS लिख दे। इंश्योर दैट, अब मुझे रेवेन्यू का रेलिवेंट याद नहीं है कौन सा है, नहीं मुझे नहीं याद एग्जाम में, मैं क्या लिखूंगा? प्रोसीजर नहीं छोड़ूंगा, मैं लिखूंगा इंश्योर दैट ऑल डिस्क्लोजर्स रिक्वायर्ड बाय रेलिवेंट IFRS हैव बीन इंक्लूडेड इन फाइनेंशियल। होगी ये बात? तो इसका मतलब हम इस नतीजे पे पहुंच गए कि हमने 2 चीजें कंप्लीट सेट में 2 चीजें वेरीफाई करते हैं, एक इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट। एग्री करते हैं जैसे? ठीक है, अब इनकम स्टेटमेंट का एरिया कोई भी हो सकता है। अच्छा, ये इनकम स्टेटमेंट आप इसको बोलते हैं, ये है अकाउंटिंग में, ऑडिट में इसका नाम इनकम स्टेटमेंट नहीं है, क्लासेस ऑफ ट्रांजैक्शन है। ऑडिट में इनकम स्टेटमेंट का नाम क्या है? क्योंकि इसे टी काउंट होता है, इसमें पूरे साल की क्लास ट्रांजैक्शन आ रही होती है, तो क्लास या ग्रुप ऑफ ट्रांजैक्शन ही है। और बैलेंस शीट के एरियाज को बैलेंस शीट नहीं कहते, क्या कहते हैं? अकाउंट। ये काउंटिंग की टर्म है, अकाउंट बैलेंस, अकाउंट बैलेंस, क्योंकि इसमें क्लोजिंग बैलेंस आ रहे होते हैं। तो आइंदा से हम कहेंगे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट को वेरीफाई कैसे करना है। हम कहेंगे एक क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन को वेरीफई कर लें, दूसरा अकाउंट बैलेंसेस को वेरीफाई। ठीक, अच्छा बताइए, सोने को टेस्ट करना है और हीरे को टेस्ट करना है, क्या तरीकाकार एक जैसे होंगे? फर्क हो, कुछ हो सकता है सेम हो भी, कुछ हो सकता है सेम हो भी, लेकिन कुछ फर्क भी होंगे। उसी तरह हमने इनकम स्टेटमेंट यानी क्लासेस ऑफ ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करना है, और हमने अकाउंट बैलेंसेस को भी वेरीफाई करना है, बैलेंस शीट की आइटम को।
क्या दोनों की नेचर सेम है कि डिफरेंट? तो मुझे बताइए, क्या अकाउंट बैलेंसेस को वेरीफाई करने की असर्शन और क्लासेस ऑफ ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करने की असर्शन सेम होगी या डिफरेंट होगी? डिफरेंट होगी। कुछ सेम भी हो सकता हो लेकिन कुछ डिफरेंट भी होगी। क्यों? दोनों की नेचर डिफरेंट है। इनकम स्टेटमेंट की आइटम क्लासेस ऑफ ट्रांजैक्शन है, बैलेंस शीट की आइटम्स अकाउंट बैलेंसेस है। यहां तक क्लियर? अच्छा, यहां पे ना लफ्ज असर्शन को मैं थोड़ा 2 मिनट में मजीद एक्सप्लेन करना चाह रहा हूं। एक इसका है कंसेप्चुअल कंसेप्ट, एक है जो याद करना है। कंसेप्ट बिल्ड हो चुका है, अब जिन अल्फाज के साथ याद करना है ना, उनका और कंसेप्ट का मैच नहीं है। मैं कोशिश करता हूं लिंक बनाने की ताकि डेफिनेशन याद हो जाए। जब मैनेजमेंट, आपने लॉ में कंसेप्ट पढ़ा होगा, एक चीज होती है एक्सप्रेस, एक चीज होती है इंप्लॉयड। इंप्लॉयड चीजें भी नजर नहीं आती, एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है, वो रिटन या वर्बल नहीं होती। मैनेजमेंट जब इनकम स्टेटमेंट में सेल्स लिखती है ना, तो वो सेल्स के बारे में 6 स्टेटमेंट्स दे रही होती है। सेल्स के बारे में 6 स्टेटमेंट्स मैनेजमेंट कह रही होता है। सेल्स सारी की सारी रिकॉर्ड कर ली सर, जितनी सेल थी कसम ले ले, एक ट्रांजैक्शन नहीं छोड़ी, कंप्लीटली रिकॉर्ड कर ली। फिर मैनेजमेंट कहती है सर, और जितनी रिकॉर्ड की वो सारी की सारी अकर भी हुई है। ऐसा नहीं है कि 10 ट्रांजैक्शन हुई थी, 10 की 10 रिकॉर्ड कर ली, 2 अपनी तरफ से भी ऐड कर ली। कंप्लीट तो है, अकर नहीं है, समझ रहे? कहता नहीं, कंप्लीट भी है, अकर भी है। अच्छा, 10 ट्रांजैक्शन थी, 10 की 10 रिकॉर्ड कर ली, जो अमाउंट थी सेल की वो भी सही रिकॉर्ड की है। मैनेजमेंट की तीसरी स्टेटमेंट क्या होती है? एक्यूरेसी। फिर मैनेजमेंट 4th स्टेटमेंट कहते हैं सर, सारी की सारी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की और अकर भी जेन्युइन है, फेक कोई नहीं है, अमाउंट भी ठीक है, और जिस साल की है उसी साल की रिकॉर्ड की, अगले साल कट ऑफ, और जिस अकाउंट से रिलेट करती है उसी अकाउंट में की है। क्लासिफिकेशन, डिस्क्लोजर भी दे दिए। मैनेजमेंट ये 6 स्टेटमेंट दे रही होती है हर एरिया के बारे में। असर्शन आर स्टेटमेंट बाय मैनेजमेंट दैट आर इंक्लूडेड एम्बॉडीड, का वर्ड बड़ा इंटरेस्टिंग है, मेंशन्ड का वर्ड यूज नहीं किया उसने। दैट आर एम्बॉडीड, एम्बॉडीड होता है एम्बॉडीड बिल्ट इन होना, किसी चीज का मौजूद होना बाय डिफॉल्ट। असर्शंस आर रिप्रेजेंटेशन या स्टेटमेंट बाय मैनेजमेंट दैट आर इंक्लूडेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। लेकिन ये आपको कहीं नजर नहीं आएंगी क्योंकि ये एम्बॉडीड है, मेंशन्ड नहीं है। समझ रहे हैं? लफ्ज एम्बॉडीड है, मेंशन्ड नहीं है। यानी मैनेजमेंट साइलेंटली ये कह रही है, जैसे मैंने आज तक ये स्टेटमेंट नहीं दी कि मैं जो कुछ आपको पढ़ा रहा हूं ये आई कैप, या शायद कभी एक आध दफा कोई स्टेटमेंट दी हो, लेकिन नॉर्मल लेक्चर कि आई कैप की बुक में है कि नहीं, ठीक है। लेकिन ये अंडरस्टूड है कि मेरी जिम्मेदारी यही है कि मैं आपके सामने जो भी कंसेप्ट रखूंगा, अगर हमारे सिलेबस में होगा तो आपको पढ़ाना, वरना नहीं पढ़ाना। तो हर कंसेप्ट सिलेबस में है, तो ये अंडरस्टूड है। इसे कहते हैं असर्शंस। क्या हैं? वो स्टेटमेंट्स जो मैनेजमेंट प्रोवाइड कर रही है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इंक्लूड कर रही है, ठीक है। इसको यूं भी कह सकते हैं और इसको यूं भी कि ये असर्शन क्या है? ये 6 तरह के टेस्ट हैं जो हम किसी भी एरिया पे परफॉर्म करते हैं। 6 के 6 टेस्ट से पास होगा तो इसे कहेंगे पास, वरना कहेंगे फेल, ठीक है। दोनों में से जो मर्जी कंसेप्ट आपको अच्छा लगे उसको पिक कर सकता है, लेकिन याद करने के लिए डेफिनेशन आपको पता है वही रटनी पड़ेगी, ठीक है। असर्शन। अच्छा, ऑडिटर का असर्शन से क्या ताल्लुक है? अगला सवाल ये है। अभी तक हमने ये पढ़ा असर्शन है क्या, दूसरा ताल्लुक क्या। अब दूसरा क्वेश्चन, भाई असर्शन समझ आई क्या है? असर्शन बताइए क्या है? वो स्टेटमेंट जो मैनेजमेंट ने फाइनेंशियल एम्बॉडीड, किसके बारे में? हर एरिया के बारे में। सेल्स के बारे में भी 6 स्टेटमेंट, एक्सपेंसिव का 6 स्टेटमेंट, एसेट्स के बारे में 6 स्टेटमेंट, और क्रेडिटर के बारे में, डेटर के बारे में, पेरोल के बारे में 6 स्टेटमेंट। लेकिन ये मुझे नजर तो नहीं आती। एम्प्लॉयड एम्बॉडीड है, मेंशन एम्बॉडीड है, यानी अंडरस्टूड है। मैनेजमेंट जब फाइनेंशियल में प्रेजेंट कर रही है तो ये स्टेटमेंट दे रही है। अच्छा, ये तो हो गया है क्या? इसका मतलब ये हुआ, शायद मैं पहले भी एग्जांपल बताई थी, वो साइंस में सिखाते हैं ना, क्या एक मॉलिक्यूल होता है, एक एटम होता है, क्या होता है वो? एक आगे क्या प्रोटॉन न्यूट्रॉन होता है, क्या होता है? कौन किससे मिलकर बनता है? एटम किससे मिलकर बनता है? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन। हाँ, एटम, जिस तरह एक एटम और एटम के ऊपर क्या होता है? मॉलिक्यूल। शाबाश शाबाश। नहीं मैंने नहीं समझा, मैट्रिक तक पढ़ी थी, मैट्रिक तक पढ़ी। तो उसमें जिस तरह एक मॉलिक्यूल बहुत से एटम से मिलकर बनता है और एक एटम बहुत से प्रोटॉन न्यूट्रॉन से मिल, आपने अगर सही अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करनी है किसी भी ऑब्जेक्ट की, तो आपको उसके जितना डिटेल लेवल पे जा सकते हैं उतना स्टडी करना पड़ेगा। उसी तरह एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट है आपका मॉलिक्यूल, ये मिलके बनता है 5 स्टेटमेंट से।
इस मॉलिक्यूल के 5 एटम है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मॉलिक्यूल के 5 एटम इनकम स्टेटमेंट, और इनमें यानी एरियाज है इनके आगे, और इन हर एरिया के आगे फर्दर 6 न्यूट्रॉन प्रोटॉन है, 6 हैं। आपने जब हर एक को अलग अलग वेरीफाई कर लिया, जब आपने सेल्स के अंदर एक एक करके इन 6 के 6 को वेरीफाई कर लिया, मतलब सेल्स वेरीफाइड, और जब आपने सारे एरियाज को वेरीफाई कर लिया, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट वेरीफाइड। इसका मतलब है अगर आप कंसेप्चुअली फाइनेंशियल स्टेटमेंट को वेरीफाई करना चाह रहे हैं तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट सिंगल अटैक में वेरीफाई नहीं होगी, उसको हर एरिया को अलग अलग वेरीफाई करना पड़ेगा। और किसी भी एरिया को वेरीफाई करना चाहते हैं वो भी सिंगल गो में वेरीफाई नहीं होगा, उसको 6 हिस्सों में डिवाइड करके, जिसे असर्शंस कहते हैं। कंसेप्ट के ऊपर फोकस ज्यादा करना है, डेफिनेशन समझ आए ठीक है, ना समझ आए रटा लगाए नहीं बिठाए। कंसेप्ट क्या है, हर एरिया को 6 हिस्सों में डिवाइड करना है, हर हिस्से को हमने वेरीफाई करना है। ये डेफिनेशन में आगे यही कह रहा है कि ऑडिटर देखेगा डेटा assertions आर रिप्रेजेंटेशन बाय मैनेजमेंट डेटा रिकॉर्डेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड आर यूज्ड बाय ऑडिटर। ऑडिटर से इसका क्या ताल्लुक है, ऑडिटर इनको इस्तेमाल करता है, देखता है इसको कैसे वेरीफाई करना है, इसको कैसे, इसको कैसे। अब प्रैक्टिकल बात बता रहा हूं आपको, गौर से सुनिएगा। कोई एरिया बता दे, कोई एरिया रैंडमली, सेल्स क्लासेस ऑफ ट्रांजैक्शन कह रही है कि अकाउंट बैलेंस, क्लासेस ऑफ ट्रांजैक्शन में मैं इस साइड पे आके ये वाली एजर्शन छापूंगा सेल्स के अंदर, वो वाली नहीं छापूंगा, ये समझ। अब मैंने क्या करना है, अब मैंने ये देखना है सेल्स में रिस्क, ये 6 एजर्शन है, 6 की 6 वेरीफाई करनी है, लेकिन क्या इनको वेरीफाई करने के लिए एक जैसे प्रोसीजर परफॉर्म करना है? नहीं। क्या प्रोसीजर परफॉर्म करना है? हाँ, जिनमें रिस्क ज्यादा है उनमें ज्यादा, जिनमें रिस्क कम, के सारी एजर्शन एक बराबर। गौर से सुनिएगा, जिनमें रिस्क ज्यादा। अब आप बताइए, आपके ख्याल में सेल्स में एक एरिया बता दे, एक एजर्शन बता दे, इसमें ज्यादा रिस्क है, क्या ये रिस्क है कि सेल कम, क्लाइंट ने कम रिकॉर्ड की होगी, या ये कि ज्यादा रिकॉर्ड की होगी? फेक तो अकरेंस का रिस्क है कि जो रिकॉर्ड किया वो कर नहीं होगी। तो मैं इसमें ज्यादा प्रोसीजर परफॉर्म करूंगा। क्यों? क्योंकि इसमें रिस्क ज्यादा है। अब मैं वो लाइन आपको लिंक करवा रहा हूं इस कंसेप्ट के साथ जो पहले पढ़ी थी, रिस्क इज असेस्ड एट असर्शन लेवल। याद है, रिस्क 2 लेवल पे एड्रेस होता है, फाइनेंशियल एंड असर्शन। असर्शन लेवल से मुराद ये वाली असर्शन है कि हम किसी भी एरिया को वेरीफाई करते हैं, पहले देखते हैं उसकी असर्शन कौन सी अच्छी है, वो लिखते हैं, फिर हम देखते हैं किस असर्शन में रिस्क हाई है, किस में लो है। प्रैक्टिस में जाके ना हर एरिया के आगे लिखा होता है हाई, मॉडरेट, लो, और फिर उसके आगे प्रोसीजर लिखे होते हैं, जिसमें जिस असर्शन में रिस्क लो होगा प्रोसीजर, शाबाश, जिसमें रिस्क हाई होगा प्रोसीजर ज्यादा। अच्छा, फिर मुझे बताइए, डेटर्स में रिस्क क्या है? फेक डेटर्स रिकॉर्ड किए होंगे ज्यादा, ओवरस्टेटेड के कम किए होंगे, ज्यादा किए होंगे, ठीक है। कौन सा रिस्क है? खा गए मार, ये तो आइटम ही काउंट बैलेंस की है। इसमें ये एग्जामिनर कमेंट्स में बताता है, वो कहता है एरिया में पूछता हूं क्लासेस ऑफ ट्रांजैक्शन का स्टूडेंट बता देना है, इसलिए मैंने जानबूझ के एग्जांपल शिफ्ट की। बाकी रिस्क ठीक हो गया आपका, रिस्क है तो मैं हमारे ज्यादा प्रोसीजर किस में होंगे? एग्जिस्टेंस पे। क्लियर? अब जरा इनको ना एक दफा इनका मतलब समझ लेते हैं क्या है। पहले मुझे बताइए, असर्शन समझ आ गया आपको? कंसेप्ट है क्या? हर एरिया की 6 असर्शन, हमने कितने को वेरीफाई करना है? सबको। असर्शन है क्या? ओके, 2 चीजें अभी तक समझाई है। नंबर 1 असर्शन है क्या, नंबर 2 ऑडिटर का असर्शन से क्या ताल्लुक है। हमने रिस्क असेसमेंट करनी है और उसके बाद प्रोसीजर परफॉर्म करना है हर असर्शन पे। अब हर असर्शन का मतलब समझ लें। पहले है क्लासेस ऑफ ट्रांजैक्शन, ठीक है। पहले असर्शन कंप्लीटनेस। कंप्लीटनेस का मतलब क्या है कि जितने भी ट्रांजैक्शन, जो कंप्लीटनेस का मतलब जितनी भी ट्रांजैक्शन अकर हुई है, सारी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो गई हो। जितनी भी ट्रांजैक्शन अकर्ड हुई है, अकर्ड, ऑल अकर्ड ट्रांजैक्शंस हैव बीन रिकॉर्डेड। अकर्ड ट्रांजैक्शन कब होती है? जैसे सेल्स की एग्जांपल लें, जब वो गुड डिस्पैच कर देंगे। कंप्लीटनेस का मतलब क्या है? ऑल अकर्ड ट्रांजैक्शन हैव बीन रिकॉर्डेड। अकरेंस का मतलब क्या है? ऑल रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शंस हैव बीन अकर्ड। ये बताएं समझ आई कि नहीं? ये हमको, आपको याद होगा रेलिवेंस चैप्टर 3 में, रेलिवेंस में वो 100% यही कंसेप्ट था, 100% यही कंसेप्ट था। अब फिर बताइए, कंप्लीटनेस का कंसेप्ट क्या है? ऑल अकर्ड ट्रांजैक्शन, यानी जितनी भी चीजें आई हैं सारी की सारी रिकॉर्ड हो चुकी हो, कंप्लीटनेस। और अकरेंस का मतलब क्या है? जितनी भी चीजें रिकॉर्ड हुई हैं सब अकर हुई हो।
फेक ना हो कोई, मतलब ये। अच्छा मुझे बताइए, अगर गुड डिस्पैच नोट है, सेल इनवाइस नहीं बने, सेल्स रिकॉर्ड नहीं हुई, गुड डिस्पैच नोट है, सेल्स रिकॉर्ड नहीं हुई, कौन सी असर्शन वायलेट हुई? कंप्लीटनेस। बेहतरीन बेहतरीन। के गुड डिस्पैच है, रिकॉर्ड नहीं हुई, कंप्लीटनेस। कंप्लीटनेस कि अकर हो चुकी है, रिकॉर्ड नहीं कंप्लीट। अच्छा, और अगर सेल्स रिकॉर्ड हो गई है लेकिन बैकएंड पे गुड डिस्पैच नोट कोई नहीं है, अब कौन सी अकरेंस? समझ आ रहा था ना फर्क? अकरेंस का मतलब क्या है? अकरेंस में हमने क्या देखना है? वेरीफाई क्या करना है? वेरीफाई क्या करना है अकरेंस की सेशन में? ऑल रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शन हैव बीन अकर्ड, ये अकरेंस है। कंप्लीटनेस में क्या चेक करना है? कंप्लीटनेस में ऑल अकर्ड ट्रांजैक्शन हैव बीन रिकॉर्डेड। सेल की ट्रांजैक्शन अकर होती है जब गुड डिस्पैच नोट बनता है, रिकॉर्ड होती है जब वो टी काउंट में एंट्री पड़ जाती है सेल इनवॉइस के बाद। परचेज की ट्रांजैक्शन अकर होती है जब गुड रिसीट नोट बनता है, और रिकॉर्ड होती है जब उसकी इनवॉइस रिकॉर्ड हो जाती है टी अकाउंट के अंदर। ठीक, अच्छा ये दो। अच्छा मुझे बताइए, आपने सेल्स में देख लिया कंप्लीट है सारी 10 ट्रांजैक्शन। अच्छा सुनिए, क्विक टेस्ट, 10 ट्रांजैक्शन है सेल की, 12 रिकॉर्ड हो गई, कौन सी असर्शन वायलेट हुई? अकरेंस। अच्छा 10 ट्रांजैक्शन है सेल की, रिकॉर्ड 8 हुई, कंप्लीटनेस। बताइए कि अभी भी मिसस्टेटमेंट हो सकती है कि नहीं? पुराना ऑडिट होता, आप कहते हैं नहीं, आप कहते हैं हो सकती है सर, 10 ट्रांजैक्शन है, 10 की 10 रिकॉर्ड होगी, ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हुई है, अमाउंट हो सकता है हर ट्रांजैक्शन की अमाउंट में एक जीरो एक्स्ट्रा लग गया हो। तो ट्रांजैक्शन देखिए, अकरेंस और कंप्लीटनेस का ताल्लुक है नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन से, फॉलो कीजिएगा बात को। एक्यूरेसी का ताल्लुक है अमाउंट ऑफ ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन पूरी भी होनी चाहिए, अमाउंट भी सही होनी चाहिए। तो अगली सेशन क्या है? एक्यूरेसी। एक्यूरेसी का मतलब क्या है? कि जो डाटा है, जो अमाउंट है, वो सही रिकॉर्ड हुई हो। अच्छा ट्रांजैक्शन 10 थी, 10 की 10 रिकॉर्ड हुई, अमाउंट भी ठीक है, अभी भी मिसस्टेटमेंट हो सकती है। क्या मिसस्टेटमेंट हो सकती है? कि वो गलत अकाउंट में रिकॉर्ड हो गई हो, गलत अकाउंट में है। 10 सेल्स, 10 की 10 रिकॉर्ड हुई, अमाउंट भी ठीक है, सिर्फ उनको क्या किया, सेल्स की बजाय अदर इनकम में रिकॉर्ड कर दिया। तो क्या ठीक है? क्या एक स्टूडेंट कहने लगा सर ठीक है, नेट प्रॉफिट तो सेम है, शाबाश। इसी के ऊपर उसने केस स्टडी बना ली, छोटी सी 1 नंबर की। उसने कहा एसेट 100 मिलियन से ओवरस्टेटेड, लायबिलिटी 100 मिलियन से ओवरस्टेटेड, बताइए मिसस्टेटमेंट है कि नहीं? बैलेंस शीट तो इक्वल है। एक नहीं, मजे की बात, एक नहीं 2 मिसस्टेटमेंट है। हम याद रखिएगा, अहम बता रहा हूं, शायद आपको भी समझना है लेकिन कभी समझ आएगी बात। हम हर एरिया को अलग-अलग वेरीफाई कर दें। अगर सेल्स 100 मिलियन से ओवरस्टेटेड, कॉस्ट ऑफ सेल भी 100 मिलियन से ओवरस्टेटेड, तो आपने ये नहीं कभी भी कहना कि ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट तो ठीक है, बैलेंस शीट तो ठीक है, कोई गलती नहीं। बल्कि क्या कहना है, यहाँ पे एक नहीं 2 काउंट गलत हैं, सेल्स भी मिसस्टेटेड है, कॉस्ट ऑफ सेल्स भी मिसस्टेटेड है। तो इसलिए हमें देखना चाहिए कि सारी ट्रांजैक्शन 10 की 10 रिकॉर्ड होगी, अमाउंट भी ठीक है, क्या अकाउंट भी ठीक है कि नहीं, अमाउंट ठीक है कि नहीं, ये किस दर्शन में देखेंगे, अकाउंट ठीक है कि नहीं, क्लासिफिकेशन ठीक है जी, और साल ठीक है कि नहीं, कट ऑफ ठीक है। ये एक्यूरेसी रिलेट्स टू अमाउंट, क्लासिफिकेशन रिलेट्स टू अकाउंट, कट ऑफ रिलेट्स टू पीरियड या ईयर, और प्रेजेंटेशन तो आपको पता है, क्लियर। और ये असर्शन क्लासेस ऑफ ट्रांजैक्शन के हर एरिया पे लगेगी, इनकम स्टेटमेंट के हर एरिया पे। आपका स्टेप नंबर 1 ये होगा, किसी भी केस स्टडी में आपने ये देखना है एरिया कौन सा इनकम स्टेटमेंट के बैलेंस शीट का है, जिसका एरिया हो उसकी रेलिवेंट असर्शन लिखनी है। ये बड़ा डिसीजन है, बड़ा डिसीजन। अच्छा फिर अकाउंट बैलेंस कंप्लीट, अकाउंट बैलेंस क्या है, व्हीकल है फॉर एग्जांपल, कंप्लीटनेस का मतलब क्या है, जितनी गाड़ियां खरीदी उतनी ही रिकॉर्ड हो। 10 गाड़ियां खरीदी, रिकॉर्ड 8 की, कंप्लीटनेस ठीक है जी। कंप्लीट एग्जिस्टेंस, अच्छा ये अकाउंट बैलेंस के लिए एग्जिस्टेंस है, एग्जिस्टेंस क्या है? अच्छा बताइए 10 गाड़ियां रिकॉर्ड हुई हैं, मौजूद 8 हैं, कौन सी वायलेट हुई, एग्जिस्टेंस। तो हमें यह भी देखना चाहिए कि जितनी गाड़ियां खरीदी उतनी रिकॉर्ड हो गई, और यह भी देखें जितनी रिकॉर्ड हुई उतनी खरीदी हुई हैं, मौजूद हैं, गोदाम में है, गोदाम में है, क्लियर। कंप्लीटनेस और जिस तरह कंप्लीटनेस और अकरेंस अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं ना, उसी तरह कंप्लीटनेस और एग्जिस्टेंस, यानी एग्जिस्टेंस समझ लीजिए अल्टरनेट है उसका अकरेंस का, अकाउंट बैलेंस। क्लियर होगी ये बात, 2 सेशन। फिर एक्यूरेसी, वैल्यूएशन एंड एलोकेशन, नाम पूरा याद करना है लेकिन फोकस करना है वैल्यूएशन के ऊपर।
क्या एसेट्स की वैल्यू भी ठीक रिकॉर्ड होनी चाहिए? क्योंकि नॉर्मली एसेट्स की वैल्यू में ना कुछ एडजस्टमेंट होती है। जैसे कॉस्ट पे हो तो डेप्रिसिएशन, रीवैल्यूएशन पे हो तो रीवैल्यूड अमाउंट होगी, इन्वेंट्री हो तो उसकी एनआरवी होगी, डेटर्स है तो उसकी प्रोविजन। इनकम स्टेटमेंट में ऐसे नहीं होता कि किसी इनकम की एक्सपेंस की आपने प्रोविजन रिकॉर्ड करनी है, उस पर डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करनी हो, भाई सेल्स को डेप्रिशिएट कर दो भाई, भाई पे रोल पे प्रोविजन रिकॉर्ड कर दो, ऐसे नहीं होता। इसीलिए वैल्यूएशन की असर्शन अकाउंट बैलेंस के लिए, एसेट्स और लायबिलिटीज के केस में ऐसे हो सकता है। तो हमने तीसरी असर्शन क्या, एक्यूरेसी वैल्यूएशन है। इसका मतलब क्या है कि ये अमाउंट्स ठीक रिकॉर्ड हुई हो। अगर किसी एसेट्स और लायबिलिटीज को राइट डाउन करने की या अपवर्ड करने की जरूरत है तो उसको सही तरीके से राइट डाउन या अपवर्ड किया। जैसे क्लाइंट ने 10 एसेट थे व्हीकल, 10 की 10 रिकॉर्ड कर दें, लेकिन डेप्रिसिएशन किसी एक ही रिकॉर्ड नहीं की, कौन सी सेशन वायलेट हुई? एक्यूरेसी वैल्यूएशन एंड एलोकेशन। ये मिलती जुलती है इस एक्यूरेसी से। इधर भी अमाउंट, इधर भी अमाउंट गलत होगी बहरहाल, लेकिन लिंक बनता नहीं है, अलग कंसेप्ट समझाने के। ये समझ आया? इसका मतलब क्या है? राइट्स एंड ऑब्लिगेशन। भाई एसेट हैं 10 मौजूद हैं, रिकॉर्ड भी 10 किए हैं, डेप्रिसिएशन भी अपने हैं कि नहीं, है क्लासिक फ्रॉड था। हाँ ये अच्छा, ये आपसे वैसे एडिशनल पूछ रहा हूं, कैसे पता चलाएंगे गाड़ियां क्लाइंट की या कि किसी और? व्हीकल डॉक्यूमेंट। शाबाश शाबाश। राइट्स एंड ऑब्लिगेशन का मतलब क्या है? क्या क्लाइंट का उसके ऊपर राइट, लीगल राइट मौजूद है कि नहीं, और लीगल ऑब्लिगेशन है कि नहीं। क्लासिफिकेशन, सही क्लासिफाई हो। अच्छा, अगर वो हमारी जो एग्जांपल थी जिसमें बैंक लोन को ब्रीच किया और क्लाइंट ने कहा नहीं हम तो नॉन करंट में रखेंगे, अमाउंट ठीक, अब देखिए अमाउंट ठीक है, बैलेंस शीट भी टैली है, मिस स्टेटमेंट, भाई सारे करंट एसेट को नॉन करंट को करंट में डाल दो, टैली तो फिर भी होगी। क्या मिस स्टेटेड है? किस चीज की मिस स्टेटेड? और प्रेजेंटेशन आपको पता ही है, क्लियर? अच्छा, आखिरी चीज दर्शन समझ आ गई। गोरे जो है ना बाज़ औक़ात सेंटेंस को ना मुश्किल बना देते हैं। ये जो कंप्लीटनेस है ना, कंप्लीटनेस, इसका एक आसान वर्जन है, एक थोड़ा कॉम्प्लेक्स वर्जन है जो गोरे ने बनाया, गोरा वर्जन है। एक लोकल वर्जन क्या है? लोकल वर्जन क्या है? कंप्लीटनेस का मतलब क्या है? ऑल अकर ट्रांजैक्शन शुड हैव बीन रिकॉर्डेड। अच्छा, इसका गोरा वर्जन क्या है? बोला all transactions which should have been recorded have been recorded। नहीं समझ आई ना? all transactions which should have been recorded have been recorded। जो होना चाहिए, गोरा छा गया। गोरे की क्या बात है? अच्छा, स्टूडेंट आके कहने लगा सर गोरे की इतनी तारीफ ना करें, मैंने उसकी गलती ढूंढ ली। क्या उसने कहा? सर ये जो उसने दर्शन बताया ना, ऑल ट्रांजैक्शन व्हिच शुड हैव बीन रिकॉर्डेड हैव बीन रिकॉर्डेड, इसमें उसने हैव बीन रिकॉर्डेड 2 दफा लिख दिया, 1 दफा काट दो। ये सच में पूछा, कहता है 1 दफा काट दो। मेहरबानी भाई, हैं? उसकी इंग्लिश एग्जाम थी, इंग्लिश फर्दर इंक्वायर किया ना रिस्क को, इंग्लिश एग्जाम, तो इसको आपने 2 दफा ही रहने देना, ठीक है भाई? समझ आ गई सारी सेशन? अच्छा, आज की ना सबसे अहम असाइनमेंट जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में 11 आइटम्स हैं, ये आपकी दर्शन का टेस्ट। इसको आप, मैं रिकमेंड करूंगा 2 दफा कीजिए। अगर इसमें जिस स्टूडेंट ने 11 में से 6 के आंसर सही दे दिए, उसका असर्शन का कंसेप्ट क्लियर, असर्शन का कंसेप्ट क्लियर, तो नेक्स्ट जो हम चैप्टर 10 में पढ़ने जा रहे हैं इतना लेंथी, वो 50% समझे क्लियर हो गया, कंसेप्चुअली क्लियर हो जाएगा अगर 11 में से 6 के जवाब। तो अब आपने कल मुझे बताना है कि पहली ट्राई में कितने सही थे और दूसरी ट्राई में कितने सही, और पहली ट्राई और दूसरी ट्राई में कम से कम 3 घंटे का गैप होना चाहिए। क्लियर? चलिए जी, ये था हमारा आज का लेक्चर। आज हमने असर्शन को डिस्कस किया और टाइप्स ऑफ असर्शन का भी। आज का लेक्चर खत्म करते हैं। अल्लाह हाफिज।